नमस्कार। जीएस रिवीजन सीरीज में हम लोग इतिहास को एकदम ख़त्म करने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ये सेकंड लास्ट वीडियो है इतिहास का, या एक प्रकार से कहें अगर जो लास्ट वीडियो होगा वो गवर्नर जनरल से संबंधित होगा तो ये इतिहास का आज आखिरी वीडियो है। और अगर अब तक आप लोगों ने ये जो रिवीजन सीरीज चल रही है इसके पिछले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो तुरंत देख लें। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जीएस रिवीजन हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से एक PDF बनी है, उस पर जाकर आप पूरा देख सकते हैं। पूरा इतिहास का रिवीजन आपको मिल जाएगा। आज हम लोग कैबिनेट मिशन से आगे की चर्चा करेंगे और आज ही भारत स्वतंत्र भी होगा, वहाँ तक हम लोग आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। देखिए 1946 में भारत के संविधान को तैयार करने के लिए और अंतरिम सरकार के गठन के उद्देश्य से 3 सदस्यीय मिशन को भेजा गया, जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। इस मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे और इसके 2 अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। इस मिशन के तहत कुछ प्रमुख प्रस्ताव पारित हुए, यानी इस मिशन में कहा गया कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी राज्य शामिल होंगे। संघीय विषय को छोड़कर शेष विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी। इसके अलावा इस मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और इसी मिशन ने ही सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात भी कही थी। ओके, इस मिशन के बाद कैबिनेट मिशन के बाद इसी के तर्ज पर संविधान सभा के लिए 1946 में ही चुनाव हुए, जिसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 पर कांग्रेस की जीत हुई और इसमें वायसराय द्वारा अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम लीग के और 3 अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से होने थे। इन्हीं 3 अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर मुस्लिम लीग ने विरोध किया और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग ने, और उसे अस्वीकार करके 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाया गया। मुस्लिम लीग इससे हट गई, लेकिन इसके बाद भी 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 11 सदस्यों की एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। बाद में मुस्लिम लीग को भी मनाया गया और अंततः 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुई। मुस्लिम लीग के भी शामिल होने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। हालांकि इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। अंतरिम सरकार में कुछ प्रमुख व्यक्ति जिनके पास जो मंत्रालय थे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इनमें वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि मंत्रालय, लियाकत अली खां जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे इनके पास वित्त मंत्रालय था, जोगेंद्र नाथ मंडल ये भी मुस्लिम लीग से ही संबंधित थे, इनके पास विधि मंत्रालय था। ये लोग अंतरिम सरकार में शामिल थे। ओके, अंतरिम सरकार के बाद इसी बीच ब्रिटिश पीएम एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले सत्ता भारतीयों को सौंप देगी, यानी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश भारत से चले जाएंगे 1948 के पहले, जून 1948 के पहले। ओके, इसी को देखते हुए माउंटबेटन योजना लाई गई, जिसको 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। देखिए 1947 में मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटेन भारत के नए वायसराय बने और 3 जून 1947 को उन्होंने भारत विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की, जिसको 3 जून योजना या लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में क्या प्रस्ताव था? इसमें प्रस्ताव था कि भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हो जाए। जो ये विभाजन होगा भारत और पाकिस्तान में, इन राज्यों की सीमा क्या होगी इसको निर्धारित करने के लिए असम के सिलहट में एक जनमत संग्रह का आयोजन हो। इसके अलावा पंजाब और बंगाल की विधानसभा को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ये भी इस योजना के अंतर्गत बात कही गई।
इसके अलावा मुस्लिम बहुल क्षेत्र चाहें तो वे अपने अलग अधिराज्य का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा इस योजना में कहा गया। इसके अलावा देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान के साथ जाने की छूट दी गई। देखिए, इस जो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, इसका गांधी जी ने विरोध किया, लेकिन अंत में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गांधी जी ने सब ने इस योजना को अपनी स्वीकृति दी और ये योजना पारित हुई। ओके, इस योजना के पारित होने के बाद ये तय हो गया कि अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा और इसीलिए आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। इसमें प्रमुख बातें क्या थी? 2 अधिराज्य की स्थापना की जाए। 2 अधिराज्य कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन होगा दोनों में, और भारत मंत्री के पद का अंत होगा। जब 1857 का संग्राम हुआ था, उसी के बाद जब 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, तो उसी में भारत मंत्री का पद सृजित किया गया था। उसको खत्म करके अब 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन करने की बात कही गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उसके ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, जबकि पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, जबकि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। देखिए, जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, इसमें देसी रियासतों के बारे में भी कहा गया था कि देसी रियासतें अगर वे पाकिस्तान में जाना चाहती हैं तो पाकिस्तान में जाएं, और अगर वे भारत में जाना चाहती हैं तो भारत में जाएं। तो उस समय जितनी भी देसी रियासतें थीं, उनमें से सब चली गई थी, सिर्फ 3 रियासतों को छोड़कर। वे 3 रियासतें कौन कौन थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। उनका भी विलय आगे चलकर भारत में ही कर लिया गया, और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है जो देसी रियासतों का विलय हुआ। देखिए, उसमें से जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा 20 फरवरी 1949 को देसी रियासत यानी भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा 1 नवंबर 1948 को विलय किया गया भारत में, जबकि कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हुआ महाराजा हरि सिंह के संधिपत्र हस्ताक्षर के जरिए। ओके, तो ये प्रमुख देसी रियासतें थी जो उस समय भारत में नहीं शामिल थी, लेकिन आगे चलकर भारत में शामिल हो गई। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री था। इसमें एक पॉइंट और बचा है, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस का नाम जुड़ा है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1941 में मलाया में मोहन सिंह द्वारा की गई थी। कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, जबकि 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसके साथ जुड़े और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के पहले सेनापति बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की और रंगून को अपना मुख्यालय बनाया। इस अस्थायी सरकार को 8 से भी अधिक देशों ने समर्थन दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही झांसी रानी रेजिमेंट का भी गठन किया, जो कि एक स्त्री सैनिकों का दल था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक आज़ाद हिंद फौज मुकदमा बहुत ही फेमस है, जिसको लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। 1945 में ये हुआ था। ये योजना क्या थी? ये मुकदमा क्या था? देखिए, आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन थी जिसका नेतृत्व शाहनवाज कर रहे थे। उनकी कमान में जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा पर हिम्फाल हिस्से में हिस्सा लेने के लिए एक बटालियन को भेजा गया था। हालांकि 1945 में इन सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात इन पर मुकदमा चलाया गया था और इनमें 3 प्रमुख सिपाही थे, शाहनवाज, प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। इन तीनों पर आज़ाद हिंद फौज या लाल किला के तहत मुकदमा चला था, जिसमें बचाव पक्ष के प्रमुख वकील भूला भाई देसाई थे। अंतिम समय में जब सरकार ने
इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई थी, तो इसके विरुद्ध देश भर में बहुत सारे अभियान चलाए गए। अंततः विवश होकर वायसराय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इन तीनों की सज़ा को माफ़ कर दिया था और इन तीनों को फांसी नहीं हुई थी और ये तीनों बरी हो गए थे। ओके, इसी को ही आज़ाद हिंद फौज या लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी पूछता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ओके, तो कैसा लगा आज का वीडियो? एक वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री में और बचा है, इसके बाद हम लोग अगले सब्जेक्ट पर चलेंगे। आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा मैं, डोंट वरी, आपको रिवाइज में पूरा कराऊंगा। और हमारे चैनल से आप जुड़ें, तुरंत उसको सब्सक्राइब करें और जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं सारे नोट्स आप ले सकते हैं। UPSSC PET का नोट्स अवेलेबल है, अगर आपको लेना है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करना है। अगर आप UP PCS प्री की परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए नोट्स अवेलेबल है। देखिए, हमारे नोट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितने भी नोट्स हैं उसमें आपको कहीं भी कोई कमी नहीं मिलेगी और सब नोट्स शून्य से शिखर तक की तैयारी के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। और A to Z पूरा सिलेबस कंप्लीट, एक ऐसी नोट्स जिस पर आप भरोसा करके ही आसानी से अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करें, वहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। नमस्कार।